नमस्कार। द डीप डाइव की आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की बुनियादी बातों की और हमारे पास है यूकेपीएससी प्रीलिम्स 2025 का स्टडी मटेरियल। इसमें जो जानकारी है वो काफी तफसील से दी गई है। मतलब कंप्यूटर क्या है इसे लेकर, हाँ, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसका इतिहास। इंटरनेट कैसे काम करता है, साइबर सुरक्षा और यहाँ तक कि एआई जैसी नई चीजें भी। बिल्कुल, काफी कुछ कवर किया गया है। तो हमारा इरादा ये है कि सब में से सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें निकालें ताकि कंप्यूटर की दुनिया की एक साफ तस्वीर सी बन जाए। हाँ, कोशिश यही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, ये कंप्यूटर आखिर है क्या चीज? मटेरियल कहता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डेटा लेती है, उसे प्रोसेस करती है। हाँ, और फिर नतीजा देती है और उसे स्टोर भी कर लेती है आगे के लिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें मतलब खुद की कोई सोच नहीं होती। मटेरियल डेटा और जानकारी के बीच फर्क भी बताता है। हाँ, ये जरूरी है। डेटा तो बस रॉ फैक्ट्स हैं, जैसे अक्षर, नंबर। जैसे ए से जेड, 0 से 9। बिल्कुल, लेकिन जब ये डेटा ऑर्गेनाइज होकर कोई मतलब बनाता है, जैसे किसी का पता, तब वो जानकारी बन जाती है। सही कहा। और कंप्यूटर का मेन काम यही है, डेटा को यूजफुल जानकारी में बदलना। और ये सब होता है बाइनरी में, है ना? 0 और 1। हाँ जी, पूरी डिजिटल दुनिया इसी पर चलती है। 0 मतलब वोल्टेज नहीं, 1 मतलब वोल्टेज है। इनको बिट्स कहते हैं। हाँ, और 8 बिट मिलकर 1 बाइट। गजब है, पूरी दुनिया बस 0 और 1 में है। तो अब आते हैं कंप्यूटर के हिस्सों पर। मोटे तौर पर 2 तरह के, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब वो चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस। हाँ, स्क्रीन, प्रिंटर, ये सब फिजिकल चीजें। और सॉफ्टवेयर वो तो दिखता नहीं। सही, सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो प्रोग्राम हैं जो हार्डवेयर को चलाते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बस एक डिब्बा है। बिल्कुल, हार्डवेयर में सबसे जरूरी चीज है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग। हाँ, वही। इसके 2 मेन हिस्से हैं, कंट्रोल यूनिट सीयू और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। एएलयू मतलब जो सारे कैलकुलेशंस करता है, जोड़ घटाव वगैरह। हाँ, और लॉजिकल काम भी। और एक मेमोरी यूनिट होती है, जैसे रैम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टेम्पररी होती है। जी, जब तक बिजली है तब तक डेटा रहता है। ये वो जगह है जहाँ सीपीयू एक्टिव डेटा रखता है। मटेरियल में मदरबोर्ड का भी जिक्र है, वो क्या है? मदरबोर्ड को आप मेन सर्किट बोर्ड कह सकती हैं। अच्छा, इसी पर सीपीयू, रैम और बाकी जरूरी चीजें लगती हैं और आपस में बात करती हैं। बात करती हैं मतलब डेटा एक्सचेंज करती हैं। इस पर पतली मेटल लाइंस होती हैं जिन्हें बस कहते हैं। सिस्टम बस, हाँ पढ़ा था। इस कहते हैं। और हार्ड डिस्क वो तो अंदर होती है ना? हाँ, हार्ड डिस्क अंदर होती है और वो परमानेंट स्टोरेज के लिए होती है। वो भी एक तरह का हार्डवेयर ही है। ठीक है, ये तो हुई पार्ट्स की बात, पर ये कंप्यूटर शब्द आया कहाँ से? मटेरियल बताता है कि ये लैटिन शब्द कंप्यूटर से आया है। कंप्यूटर मतलब गणना करना? बिल्कुल, और चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता मानते हैं। हाँ, उन्होंने वो डिफरेंशियल इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाया था 1822 और 1842 में, बहुत पहले। जी, उन्होंने नींव रखी, लेकिन पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ENIAC 1946 में। हाँ, JP एकर्ट और जॉन मॉशली ने बनाया था और उसमें मटेरियल के हिसाब से करीब 17,468 वैक्यूम ट्यूब लगे थे। 17,000? वो तो बहुत बड़ा होता होगा। हाँ, एक पूरा कमरा चाहिए होता था और गर्मी भी बहुत निकलती थी। ये थी पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। बाप रे, फिर क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या आया? फिर आई दूसरी पीढ़ी, 1955 से 64 के आसपास। इसमें आए ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर, वो छोटे वाले? हाँ, वैक्यूम ट्यूब से काफी छोटे, कम बिजली लेने वाले और ज्यादा भरोसेमंद। अच्छा। इसके बाद तीसरी पीढ़ी 1964 से 75 में आई इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आईसी या चिप। मतलब एक छोटी सी चीज पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर। हाँ, हजारों। सिलिकॉन चिप। JS किल्बी और रॉबर्ट नोए ने 1958 में इसका आविष्कार किया। इसी से कंप्यूटर छोटे और तेज हुए होंगे। बिल्कुल, और सस्ते भी। यहीं से पर्सनल कंप्यूटर का रास्ता खुला। फिर चौथी पीढ़ी? चौथी पीढ़ी 1976-89 में VLSI तकनीक आई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब एक चिप पर लाखों कंपोनेंट। जी हाँ, और माइक्रो प्रोसेसर बना। पर्सनल कंप्यूटर इसी दौर में आम हुए। और अब हम 5वीं पीढ़ी में हैं, 1990 से अब तक। हाँ, इसमें ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर फोकस है। AI मतलब कंप्यूटर अब सिर्फ गणना नहीं बल्कि सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हद तक हाँ, वो खुद फैसले लेने की तरफ बढ़ रहे हैं। कमाल का सफर है ये तो।
अच्छा, अब बात करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस मतलब जिनसे हम कंप्यूटर को कुछ बताते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस। हाँ, स्कैनर भी। कीबोर्ड में आमतौर पर 101 बटन होते हैं, ऐसा लिखा है। और माउस, उसका आविष्कार किसने किया? डगलस एंगलबर्ट ने 1960 के दशक में। आजकल तो ऑप्टिकल माउस चलते हैं। ऑप्टिकल मतलब उनमें नीचे बॉल नहीं होती? नहीं, उनमें लेजर या एलईडी लाइट होती है जो सतह पर मूवमेंट को ट्रैक करती है। अच्छा, और स्कैनर का काम है पेपर वाली चीजों को डिजिटल बनाना। सही कहा। टेक्स्ट हो, फोटो हो, सबको डिजिटल बना देता है। मटेरियल में ओएमआर का भी जिक्र है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, वो एग्जाम वाली शीट चेक करने वाला? हाँ, वही जो पेंसिल या पेन के निशान पहचानता है। ठीक है। और आउटपुट डिवाइस जो हमें नतीजा दिखाते हैं? जैसे मॉनिटर यानी स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर। प्रिंटर की क्वालिटी DPI में नापते हैं, डॉट्स प्रति इंच। जी, जितने ज्यादा डीपीआई उतनी अच्छी क्वालिटी। लेजर प्रिंटर का जिक्र है कि वो तेज होते हैं। हाँ, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और लेजर बीम यूज करते हैं। बिल्कुल। तो मॉनिटर दिखाता है, प्रिंटर छाप देता है, स्पीकर सुना देता है। ये सब आउटपुट के तरीके हैं। अब आते हैं मेमोरी पर, जहाँ कंप्यूटर सब याद रखता है। दो तरह की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। हाँ, प्राइमरी मेमोरी सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है। इसमें रैम, रोम और कैश मेमोरी आती है। रैम तो वोलेटाइल होती है, मतलब बिजली गई तो डेटा गया। हाँ, इसलिए वो टेम्परेरी है। जिस पर करंटली काम हो रहा है वो डेटा रैम में रहता है। और रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल है, बिजली जाने पर भी डेटा रहता है। इसमें कंप्यूटर स्टार्ट करने के जरूरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसे बदला नहीं जा सकता आसानी से। आमतौर पर नहीं, लेकिन इसके भी प्रकार हैं। PROM, EPROM, EEPROM। EPROM जिसे UV लाइट से मिटा सकते हैं, और EEPROM जिसे बिजली से। हाँ, आजकल EPROM या फ्लैश मेमोरी ही ज्यादातर इस्तेमाल होती है, बायोस वगैरह के लिए। और कैश मेमोरी क्या चीज़ है? कैश मेमोरी बहुत तेज लेकिन छोटी मेमोरी होती है। ये CPU और रैम के बीच में रहती है। बीच में? क्यों? ताकि CPU को जो डेटा बार बार चाहिए होता है वो उसे रैम से लाने की बजाय कैश से जल्दी मिल जाए। अच्छा, स्पीड बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। ये रैम से तेज और महंगी होती है, इसलिए साइज में छोटी होती है। समझ गया। तो रैम काम करने की जगह, रोम स्थायी निर्देश और कैश स्पीड बूस्टर। हाँ, मोटे तौर पर। लेकिन अगर बहुत सारा डेटा परमानेंटली रखना हो, फिल्में, गाने, उसके लिए है सेकेंडरी स्टोरेज। ये परमानेंट होती हैं और साइज में बहुत बड़ी हो सकती है। जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव। हाँ, HDD, पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव, CD, DVD। फ्लॉपी डिस्क तो अब शायद ही कोई यूज करता होगा। नहीं, वो तो अब पुरानी बात हो गई। CD, DVD ऑप्टिकल डिस्क्स हैं, लेजर से पढ़ी लिखी जाती हैं। और ब्लू रे डिस्क, वो DVD से ज्यादा स्टोर करती है। हाँ, काफी ज्यादा। एक सिंगल लेयर ब्लू रे पर 25 GB तक आ जाता है। गजब। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर पर आते हैं। हमने कहा था हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के बेकार है। सही। मटेरियल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा गया है और ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, फर्क है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी खास काम के लिए होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए MS वर्ड या इंटरनेट के लिए ब्राउजर। और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लिनक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम OS पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है। ये हार्डवेयर और यूजर के बीच का इंटरफेस है। मतलब OS के बिना कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा? नहीं, OS ही बाकी सॉफ्टवेयर को चलने का प्लेटफॉर्म देता है, मेमोरी मैनेज करता है, फाइलें संभालता है। मटेरियल में बूटिंग प्रोसेस का जिक्र था, ये क्या है? बूटिंग मतलब कंप्यूटर का स्टार्ट होना। जब पावर ऑन करते हैं तो रैम में रखा बायोस या UEFI प्रोग्राम चलता है। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हाँ, वो पहले पोस्ट टेस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये चेक करने के लिए कि सब हार्डवेयर ठीक है। जी, फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से ढूंढकर रैम में लोड करता है। और जब OS लोड हो जाता है तब कंप्यूटर रेडी। हाँ, इसी पूरी प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। ठीक है। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये क्या करते हैं? दोनों का काम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना। मतलब जो भाषा हम समझते हैं उसे कंप्यूटर की भाषा 0 और 1 में बदलना। हाँ, फर्क तरीके का है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदलता है, एक ही बार में, और एक अलग फाइल बना देता है। हाँ, जिसे बाद में रन करते हैं। जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन को बदलता है और साथ साथ चलाता जाता है। अच्छा, एक लाइन पढ़ी, बदली, चलाई, फिर अगली लाइन। बिल्कुल। दिलचस्प। चलिए अब थोड़ा नेटवर्किंग और इंटरनेट की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब जब कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं। हाँ, दो या ज्यादा डिवाइस जब कम्युनिकेशन के लिए जुड़ते हैं
तारों से या बिना तार के, जैसे वाईफाई। और फायदा रिसोर्स शेयरिंग, जैसे एक प्रिंटर सब यूज कर लें। हाँ, फाइल शेयरिंग, कम्युनिकेशन, ये सब। मटेरियल में लैन और वैन का जिक्र है, लोकल एरिया नेटवर्क्स और वाइड एरिया नेटवर्क्स। जी, लैन छोटी जगह के लिए होता है, घर, ऑफिस। वैन बड़े एरिया को कवर करता है, शहर, देश। और इंटरनेट सबसे बड़ा वैन है। हाँ, दुनिया भर का नेटवर्क। नेटवर्क बनाने की अलग अलग टोपोलॉजीज भी होती हैं, बस, स्टार, रिंग। ये क्या तय करती हैं? कि डिवाइस फिजिकली कैसे जुड़े होंगे, उनका लेआउट कैसा होगा। और इंटरनेट से जुड़ने के लिए वाईफाई तो है ही। हाँ, वाईफाई रेडियो वेव्स यूज करता है। डीएसएल भी है जो टेलीफोन लाइन पर चलता है। फाइबर ऑप्टिक भी सुना है, बहुत तेज होता है। हाँ, फाइबर ऑप्टिक केबल से बहुत हाई स्पीड मिलती है। और ब्लूटूथ है छोटी दूरी के लिए। जैसे फोन से हेडफोन कनेक्ट करना। बिल्कुल। इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई थी? मटेरियल में आरपानेट का जिक्र है। हाँ, 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग का प्रोजेक्ट था आरपानेट। वहीं से शुरुआत मानी जाती है। और वर्ल्ड वाइड वेब WWW वो तो बाद में आया। हाँ, WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया। उन्होंने ही वेब ब्राउजर का कॉन्सेप्ट दिया। ब्राउजर मतलब जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, जिनसे हम वेबसाइट खोलते हैं। जी हाँ, हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, URL। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये सब काम प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है, जैसे HTTP, TCP। हाँ, प्रोटोकॉल मतलब नियमों का सेट। HTTP वेब पेज के लिए, FTP फाइल ट्रांसफर के लिए। और TCP वो इंटरनेट की बुनियाद है। जी, वो डेटा को पैकेट में तोड़कर सही जगह पहुंचाने का काम करता है। और हर डिवाइस का एक IP एड्रेस होता है नेटवर्क पर। जैसे हमारे घर का पता। बिल्कुल। चलिए अब कुछ मॉडर्न चीजों पर आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, बहुत चर्चा में आजकल। हाँ, AI मतलब मशीनों में इंसानों जैसी सोचने, सीखने, फैसले लेने की क्षमता लाना। एलन ट्यूरिंग और जॉन मैकार्थी का नाम आता है इसमें। हाँ, वो इसके पायनियर्स माने जाते हैं। और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये AI के ही हिस्से हैं। जी, मशीन लर्निंग में कंप्यूटर डेटा से खुद सीखता है। उसे अलग से प्रोग्राम नहीं करना पड़ता हर चीज के लिए। और डीप लर्निंग? वो मशीन लर्निंग का ही एडवांस्ड रूप है, जो इंसानी दिमाग के न्यूरल नेटवर्क की तरह काम करता है, बहुत जटिल पैटर्न पहचानने के लिए। जैसे आवाज पहचानना या चेहरा पहचानना। हाँ, उन सब में डीप लर्निंग का इस्तेमाल होता है। दूसरा जरूरी मुद्दा है साइबर सुरक्षा। मटेरियल कहता है भारत में साइबर क्राइम बढ़े हैं। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे हम ऑनलाइन जा रहे हैं, खतरा बढ़ रहा है। साइबर सुरक्षा मतलब हमारे कंप्यूटर डेटा को हैकर्स से बचाना। हाँ, अनधिकृत पहुंच, चोरी, नुकसान से बचाना। इसके लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए और हमें सावधान भी रहना होगा। सरकार ने क्या कदम उठाए? I4C, सर्टेन जैसे नाम है मटेरियल में। हाँ, सरकार ने काफी कुछ किया है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है, I4C कोऑर्डिनेशन के लिए है। और सर्टेन? वो नेशनल नोडल एजेंसी है, साइबर हमलों पर नजर रखती है, चेतावनी देती है, उनसे निपटने में मदद करती है। साइबर सुरक्षित भारत पहल भी है। जी, जागरूकता के लिए। और 2013 की साइबर सुरक्षा नीति भी है। ये सब मिलकर कोशिशें हैं। बहुत जरूरी है ये सब। अच्छा, आखिर में बूलियन अलजेब्रा का जिक्र है, ये क्या है? बूलियन अलजेब्रा लॉजिक का गणित है। जॉर्ज बूल ने इसे बनाया था। लॉजिक का गणित मतलब? इसमें हर चीज या तो सही, ट्रू 1 होती है, या गलत, फॉल्स, 0। बस 2 ही वैल्यू होती हैं। अरे, ये तो वही बाइनरी वाली बात हो गई, 0 और 1। हाँ, बिल्कुल। यही डिजिटल सर्किट और कंप्यूटर का आधार है। इसमें 3 मेन ऑपरेशन होते हैं, एंड, और, नॉट। जी, एंड मतलब जब दोनों इनपुट 1 हो तभी आउटपुट 1। और मतलब कोई भी एक इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1। और नॉट मतलब उल्टा कर देना, 1 को 0, 0 को 1। और इन्हीं से लॉजिक गेट्स बनते हैं। हाँ, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट वगैरह। इन्हीं गेट्स को जोड़कर कंप्यूटर के सारे सर्किट बनते हैं जो कैलकुलेशन और फैसले करते हैं। वाह! तो ये थी हमारी कंप्यूटर ज्ञान की यात्रा, जो स्टडी मटेरियल पर आधारित थी। हाँ, हमने बेसिक से शुरू करके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इतिहास, नेटवर्किंग, इंटरनेट और फिर AI, साइबर सुरक्षा तक पहुंचे। बिल्कुल। कंप्यूटर तकनीक लगातार बदल रही है। और ये हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गई है। हाँ, ये मटेरियल एक अच्छी फाउंडेशन देता है इसे समझने के लिए। उम्मीद है ये बातचीत सबके लिए फायदेमंद रही होगी। उम्मीद तो यही है। आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाते जाते एक सवाल। पूछिए। जैसे जैसे AI और बेहतर हो रहा है, क्या लगता है आपको, क्या कंप्यूटर कभी वाकई इंसानों की तरह सोच पाएंगे?
या वो हमेशा प्रोग्रामिंग तक ही सीमित रहेंगे? ये तो बड़ा सवाल है, सोचने वाला। हाँ,